नमस्कार। पिछले सप्ताह की वैश्विक घटनाओं के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। जी। आज हमारा ध्यान मध्य पूर्व पर केंद्रित है, जी। जहां अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद से स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में मतलब अक्टूबर 2025 की शुरुआत में अमेरिका की मध्यस्थता से एक संघर्ष विराम तो हुआ, हाँ। लेकिन ये कह सकते हैं कि बेहद नाजुक है। तो आज हम इसी नाजुक शांति, इसमें शामिल जो प्रमुख किरदार हैं, उनकी कूटनीति हाँ। और इसके जो असर हैं स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और ये विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा तैयार किया गया है। स्टाइलो न्यूज़ एक एआई संचालित प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर की खबरों, पारंपरिक समाचार स्रोतों और सोशल मीडिया, जिसमें एक्स भी शामिल है, हाँ, यानी पहले ट्विटर, हाँ, उससे वास्तविक समय में जानकारी इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करता है। और हमारा मकसद है कि इन तमाम स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है, जी, उसका एक संतुलित और तथ्यात्मक जायजा पेश किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि अलग-अलग नजरिए, जो प्रमुख निर्णयकर्ता हैं, उनकी सोच बिल्कुल, और भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी एक साफ तस्वीर श्रोताओं के सामने रख सकें, बिना किसी पक्षपात के। ये जानकारी आप तक प्रोवेव एआई के सौजन्य से पहुंच रही है। हाँ। ये विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए मौजूदा हालात से शुरू करते हैं। हाँ, 2 साल का संघर्ष, उसके बाद ये संघर्ष विराम हुआ। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशासन की भूमिका बताई जा रही है। जी हाँ, अहम भूमिका। लेकिन जैसा आपने कहा, ये बहुत नाजुक है। बिल्कुल। पिछले कुछ हफ्तों में ही इसके उल्लंघन की कई घटनाएं सामने आई हैं। अच्छा। हाँ, मिसाल के तौर पर रफा के पास, वहां फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कथित तौर पर इजरायली सैनिकों पर हमला किया ओह। और इसमें कुछ इजरायली सैनिक हताहत भी हुए। ये अपने आप में संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन है। और फिर इजराइल की प्रतिक्रिया क्या रही? प्रतिक्रिया काफी तेज और कह सकते हैं शक्तिशाली रही। खबरों के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी में कई जगहों पर, जैसे गाजा सिटी, खान यूनिस, वहां हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए। और इसमें नागरिक हताहतों की भी खबरें। हाँ, ये दुखद है। खबरें हैं और आंकड़ों में काफी अंतर है। कुछ रिपोर्ट 17 कहती हैं, कुछ 63 तक। इतना ज्यादा अंतर? जी, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत को कंफर्म करना कितना मुश्किल है वहां। और इसमें एक पेंच ये भी है कि हाँ, हमास ने इनमें से कुछ हमलों में अपनी भूमिका से इनकार किया है। अच्छा। उनका कहना है कि ये कुछ ऐसे गुटों का काम है जो उनके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन इजराइल का क्या रुख है? इजरायली सरकार इसके लिए पूरी तरह हमास को ही जिम्मेदार मान रही है और उसी हिसाब से जवाबी कार्रवाई कर रही है। तो ये स्थिति न सिर्फ संघर्ष विराम को कमजोर करती है, बल्कि गाजा के अंदर नियंत्रण का जो सवाल है, उसे भी और उलझा देती है। इस अस्थिरता का सीधा असर तो फिर गाजा के आम लोगों पे पड़ रहा होगा। सबसे भयानक असर उन्हीं पर पड़ रहा है। मानवीय संकट जो पहले से ही गंभीर था, हाँ, वो इन हालिया घटनाओं से और गहरा गया है। कैसे? मतलब क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं? देखिए, हवाई हमलों ने जो बचा खुचा बुनियादी ढांचा था, उसे और तबाह किया है। लाखों लोग पहले ही विस्थापित थे। संघर्ष विराम के बाद कुछ आवाजाही हुई थी, उसमें भी करीब 5 लाख लोगों के विस्थापन की बात सामने आई। 5 लाख? जी, और भोजन, पानी, दवाइयाँ, दूसरी जरूरी चीजें, इन सब की किल्लत बनी हुई है। और स्वास्थ्य सेवाएं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वो लगातार चेतावनी दे रहा है, एक बड़े और लंबे स्वास्थ्य संकट की। कुछ सहायता पहुंच तो रही है, पर जरूरत के मुकाबले वो बहुत कम है, नाकाफी है। ये असर सिर्फ गाजा तक ही सीमित है या इजराइल में भी इसका प्रभाव है? नहीं, इजराइल में भी इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है। सैनिकों की मौत हुई है। हाँ। और सुरक्षा का खतरा लगातार बना हुआ है। ये चिंता का बड़ा कारण है। और बंदूकों का मुद्दा, वो भी काफी अहम है। हाँ, बंदूकों का मुद्दा, चाहे वो जीवित हों या मृत, ये एक बेहद भावनात्मक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला बना हुआ है। खबरें थीं कि कुछ शव लौटाए गए हैं। हाँ, मृत बंदूकों में से 13 के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया काफी धीमी रही है। इससे इजरायली परिवारों में काफी निराशा और गुस्सा है। हाल ही में रेड क्रॉस के जरिए एक ताबूत सौंपा गया, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। और दूसरी तरफ गाजा में क्या हो रहा है? हमास की स्थिति क्या है? गाजा में खबरें हैं कि हमास फिर से कुछ इलाकों में अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। हाँ, सशस्त्र पुलिस की तैनाती की खबरें हैं। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शासन और सुरक्षा की स्थिति कितनी उलझी हुई है। और आम लोग डर, सदमे और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। तो इस जटिल स्थिति में जो मुख्य खिलाड़ी हैं, जो फैसले ले रहे हैं, उनका नजरिया क्या है?
इजराइल से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। हालिया हमलों के जवाब में उन्होंने तुरंत और कड़ी सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए। और उन्होंने बाहरी दबाव को लेकर भी कुछ कहा है? हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा नीति खुद तय करेगा। इस पर किसी बाहरी दबाव को, चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो, अच्छा, या किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बल जैसी व्यवस्था को वो स्वीकार नहीं करेंगे। स्थायी शांति के लिए उनकी क्या शर्तें हैं? उनकी शर्तें भी स्पष्ट है। पहला, हमास का पूरी तरह निरस्त्रीकरण, और दूसरा फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो वेस्ट बैंक में है, उसमें सुधार, ताकि वो आतंकवाद का समर्थन बंद करे। ये दिलचस्प है कि वो बाहरी दबाव खारिज कर रहे हैं, पर अंदरूनी राजनीतिक दबाव भी तो होगा, खासकर वेस्ट बैंक को लेकर। बिल्कुल। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर इजरायली कानून लागू करने के मुद्दे पर उन्हें अंदरूनी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उनकी अपनी पार्टी का क्या रुख है? खबरें हैं कि उनकी अपनी लिक्विड पार्टी भी शायद तत्काल विलय के पक्ष में नहीं है। तो ये आंतरिक मतभेद उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं? निश्चित रूप से ये उनकी स्थिति को और जटिल बनाता है। अगर वो अति राष्ट्रवादी सहयोगियों को खुश करने के लिए विलय की तरफ बढ़ते हैं, तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा, अमेरिका जैसे सहयोगियों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, और अगर पीछे हटते हैं तो सरकार पर आंतरिक दबाव बढ़ेगा। बहुत महीन संतुलन साधना होगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। उन्होंने मध्यस्थता की है। राष्ट्रपति ट्रंप इसे कैसे देख रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इसे अभूतपूर्व शांति कहा है जी, और एक ऐतिहासिक उपलब्धि। उन्होंने सोशल मीडिया पर हमास को सीधी चेतावनी भी दी। क्या कहा उन्होंने? कि अगर शांति योजना तोड़ी गई तो उनका तेज और क्रूर अंत होगा। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने निजी तौर पर नेतन्याहू पर दबाव डाला था गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए। ये उनकी कूटनीति की शैली है। हाँ, सार्वजनिक दबाव और व्यक्तिगत हस्तक्षेप का मिश्रण। उपराष्ट्रपति वेंस भी इजरायल गए थे। उनका क्या एजेंडा था? उपराष्ट्रपति वेंस का दौरा संघर्ष विराम को मजबूत करने पर केंद्रित था। अच्छा। और सहायता वितरण और सुरक्षा समन्वय के लिए किरियत गत में एक नागरिक सैन्य समन्वय केंद्र खोलने की बात हुई। और उन्होंने बंधकों की वापसी की प्रक्रिया में धैर्य रखने का आग्रह किया। क्या अमेरिकी सैनिक गाजा जाएंगे? उन्होंने ये साफ किया कि अमेरिकी सैनिक गाजा में तैनात नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका निगरानी में भूमिका निभाएगा। मतलब जमीनी हस्तक्षेप से बचते हुए नियंत्रण रखना चाहते हैं। और विदेश मंत्री रूबियो की चेतावनी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने से अमेरिकी समर्थन खत्म हो सकता है। ये काफी गंभीर चेतावनी है। ये दिखाती है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर भी इजराइल की कुछ संभावित कार्रवाइयों को लेकर चिंताएं हैं। हाँ, क्योंकि वो इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। बिल्कुल, वो नहीं चाहेंगे कि इजराइल के एक तरफा कदम इसे पटरी से उतार दें। इसीलिए अमेरिका अब अरब देशों से भी अपील कर रहा है। किस लिए? कि वो गाजा को स्थिर करने और पुनर्निर्माण के लिए मदद दें, आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का गठन भी शामिल है। अब हमास का नजरिया क्या है? वो क्या चाहते हैं? हमास संघर्ष विराम का पालन तो कर रहा है, लेकिन सशर्त। शर्तें क्या हैं? वो पूर्ण निरस्त्रीकरण का विरोध करते हैं। उनका कहना है जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य और उसकी स्वायत्तता की गारंटी ना हो, तब तक हथियार उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी हैं। और हमलों की जिम्मेदारी? जैसा हमने पहले कहा, वो कुछ हमलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, अनियंत्रित गुटों को दोष दे रहे हैं। और बंधकों के शव लौटाए हैं, पर देरी हुई है। और सबसे अहम बात, वो गाजा में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब वो हथियार डालने को तैयार नहीं है? लगता तो यही है। इस पूरे समीकरण में ईरान की क्या भूमिका दिख रही है? खबरें हैं कि उन्होंने इस संघर्ष विराम का एक तरह से मौन समर्थन किया है। हाँ, ये दिलचस्प है। ईरान ने कहा है कि चूंकि हमास ने इसे स्वीकार किया है, तो वो इसके अनुरूप है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? विश्लेषक मानते हैं कि ईरान शायद इस मौके का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए कर रहा है। कैसे? इजराइल को मुख्य विलन के तौर पर पेश करके वो खुद पर लगे क्षेत्रीय बुरे आदमी के लेबल को कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर सकता है। ये एक रणनीतिक कदम हो सकता है। और क्षेत्र के बाकी देश, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सब एक मत है? रक्षा बलों के प्रशिक्षण जैसी पहलों का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की भूमिका की तारीफ भी की है। और तुर्की? दूसरी तरफ
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हैं। वो तुर्की को गाजा में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमास को राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने तुर्की की भूमिका का भी समर्थन किया है। हाँ, यही विरोधाभास है। लेकिन कुछ इजरायली विश्लेषक तुर्की को ईरान या हमास से भी बड़ा संभावित खतरा मानते हैं। तो ये दिखाता है कि क्षेत्रीय समीकरण कितने जटिल हैं। बिल्कुल। जॉर्डन जैसे देशों का क्या रुख है, जहां बड़ी फिलिस्तीनी आबादी है? जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने गाजा में हथियारबंद शांति सेना भेजने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई है। वजह? उनकी चिंता अपनी घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता को लेकर है। हालांकि वो भी फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण का समर्थन कर रहे हैं। और कोई देश? साइप्रस ने एक विस्तृत पुनर्निर्माण योजना का प्रस्ताव दिया है, समुद्री रास्ते से सहायता पर केंद्रित। अच्छा। और आसियान देश, खासकर मलेशिया, ट्रंप की योजना को समर्थन कर रहे हैं और शांति सैनिकों के योगदान की पेशकश भी की है। लेकिन सभी अरब देश सहमत नहीं हैं। नहीं, कई अन्य अरब देश योजना के कुछ हिस्सों का विरोध कर रहे हैं, जैसे गाजा के विभाजित प्रशासन का प्रस्ताव। उनकी चिंता क्या है? उन्हें फिलिस्तीनी संप्रभुत्व का कम होने और इजरायली दबदबे के बढ़ने की चिंता है। तो ये सारे घटनाक्रम और अलग-अलग देशों के रुख, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर हो रहा है? इसका सीधा असर मध्य पूर्व की भू राजनीति पर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ। ईरान अपनी स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, तुर्की का प्रभाव बढ़ रहा है और अरब देश बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। शक्ति संतुलन बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन, रेड क्रॉस, वो क्या कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र मुख्य रूप से मानवीय सहायता पहुंचाने और संघर्ष विराम की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और स्थिरीकरण बल? उनका कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव जरूरी होगा। और रेड क्रॉस? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC मानवीय कार्यों में लगी है और बंधकों के शवों की वापसी में मदद कर रही है, पर वो खुद शवों को निकालने का काम नहीं करती। और WHO की चेतावनी तो है। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, WHO लगातार स्वास्थ्य संकट की गंभीरता के बारे में आगाह कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में कूटनीतिक और कानूनी चुनौतियां भी तो बहुत होंगी। बिल्कुल। अमेरिका की जो 20 सूत्री शांति योजना है, उसे लागू करने में कई बड़ी बाधाएं हैं। जैसे हमास का निरस्त्रीकरण कैसे होगा, गाजा का भविष्य का शासन मॉडल क्या होगा, ये विभाजित प्रशासन का विचार बहुत विवादास्पद है। हाँ। फिर इजरायल का फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से इनकार, ये एक बड़ी रुकावट है। और वेस्ट बैंक का मुद्दा? हाँ, वेस्ट बैंक पर कब्जे का खतरा है जो पूरी प्रक्रिया को खत्म कर सकता है। और कानूनी पहलू? इन सब के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC कथित युद्ध अपराधों की निगरानी कर रहा है। ये सभी पक्षों पर एक कानूनी दबाव बनाता है। ये सारी जानकारी हमें अलग-अलग स्रोतों से मिल रही है। स्टाइलो न्यूज़ के विश्लेषण में ये कैसे नजर आता है कि विभिन्न समाचार स्रोत इसे कैसे कवर कर रहे हैं? क्या कोई खास पैटर्न है उनके दृष्टिकोण में? हाँ, विश्लेषण दिखाता है कि कवरेज में काफी विविधता है, जो अक्सर स्रोत के अपने दृष्टिकोण और उनके दर्शक वर्ग को दर्शाता है। उदाहरण के लिए? जैसे क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर जैसे आउटलेट ने ईरान के रणनीतिक दांवपेच पर ज्यादा ध्यान दिया। फॉरेन पॉलिसी ने अमेरिकी रणनीति और उसमें जो जोखिम है उनका विश्लेषण किया। और इजरायली मीडिया? इजरायल नेशनल न्यूज ने उपराष्ट्रपति वेंस के दौरे और जमीनी झड़पों को प्रमुखता दी। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जापान, अरब जगत, पश्चिमी देश, इनकी कवरेज कैसी रही? जापानी मीडिया जैसे सेंके, मेंशी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों ने हमलों के तत्काल प्रभाव, हताहतों की संख्या, मानवीय संकट और शांति योजना की जटिलताओं पर रिपोर्ट किया। और अरब मीडिया? अरब मीडिया जैसे ओकाजीज, अल दोस्तौर, अल कुद्स, इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों, पर्दे के पीछे की कूटनीति और क्षेत्रीय चिंताओं का उजागर किया। और पश्चिमी समाचार आउटलेट जैसे BBC, CNN, NYT, उन्होंने संघर्ष विराम कितना नाजुक है, अमेरिकी कूटनीति की कोशिशें, मानवीय संकट और सोशल मीडिया पर जो ध्रुवीकरण दिख रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये दिखाता है कि एक ही घटना को कितने अलग अलग नजरियों से देखा और प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर क्या माहौल है, क्या कहते हैं हैशटैग्स? सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर भावनाएं अत्यधिक ध्रुवीकृत हैं, बहुत बंटी हुई। किन हैशटैग्स पर? मिडिल ईस्ट, इजराइल, हमास, मिलिट्री, गाजा, इन सब का विश्लेषण करें तो ये साफ दिखता है। क्या दिखता है? गाजा, मिलिट्री, हमास, इजराइल जैसे हैशटैग्स पर नकारात्मक भावनाएं हावी हैं।
मतलब हिंसा की बातें, मानवीय पीड़ा का जिक्र, युद्ध अपराधों के आरोप और एक दूसरे पर दोष मढ़ना, ये सब ज्यादा है। और शांति के बारे में जो हैशटैग्स हैं, #पीस। #पीस हैशटैग पर भावनाएं मिली जुली हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ आशावाद है, लोग कूटनीति और संघर्ष विराम की अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गहरा संदेह और निराशा भी है। लोग स्थायी शांति की संभावना पर सवाल उठा रहे हैं। एक और प्रवृत्ति ये दिखती है कि लोग अक्सर अपनी राय की पुष्टि करने के लिए समाचारों या बयानों का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये ध्रुवीकरण और गहरा होता जाता है। स्वतंत्र पत्रकार और विश्लेषक भी बटे हुए हैं। हाँ, उनके पोस्ट भी अक्सर इसी तरह के विभाजन और परस्पर विरोधी दावों को दर्शाते हैं। तो इस तरह की जटिल और ध्रुवीकृत सूचना माहौल में स्टाइलो न्यूज जैसी सेवा कैसे मदद करती है? देखिए, स्टाइलो न्यूज का AI सिस्टम इसी चुनौती से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। कैसे? ये 20 से ज्यादा भाषाओं में 250 से अधिक स्रोतों से, जिसमें पारंपरिक समाचार, सोशल मीडिया, फोरम सब शामिल हैं, उनसे लगातार जानकारी इकट्ठा करता है, उसका अनुवाद करता है और विश्लेषण करता है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि इस सारे शोर के बीच से संकेतों को पकड़कर एक यथासंभव, व्यापक, संतुलित और बारीक तस्वीर पेश की जा सके। तो आगे देखते हुए निकट भविष्य में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? कौन से घटनाक्रम महत्वपूर्ण होंगे? कई चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले तो संघर्ष विराम का पालन हो रहा है या नहीं। हाँ, उल्लंघन की घटनाएं। जी, उन पर बारीकी से नजर रखनी होगी। दूसरे, बाकी बचे बंधकों और उनके शवों की वापसी की प्रक्रिया, इसमें क्या प्रगति होती है। और अंतर्राष्ट्रीय बल? हाँ। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती की योजना, ये संयुक्त राष्ट्र के जनादेश और क्षेत्रीय समझौतों पर निर्भर करेगी। कब तक की योजना है? लक्ष्य 2026 की शुरुआत रखा गया है। और कूटनीतिक स्तर पर क्या देखना होगा? जॉर्डन और मिस्र द्वारा फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण जारी रहेगा, उस पर नजर रखनी होगी। मिस्र और अन्य मध्यस्थों के साथ जो बातचीत चल रही है वो महत्वपूर्ण होगी। और इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। इजरायली संसद यानी नेसेट में वेस्ट बैंक विलय से जुड़े विधेयकों पर संभावित मतदान। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? इसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। तनाव बहुत बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर भविष्य के संभावित रास्ते क्या दिखते हैं? मोटे तौर पर 2 संभावनाएं दिखती हैं। क्या है वो? या तो ये नाजुक शांति प्रक्रिया किसी तरह चलती रहेगी, छोटे मोटे उल्लंघनों के बावजूद। और दूसरी, या फिर ये उल्लंघन और अनसुलझे मुद्दे जैसे हमास का निरस्त्रीकरण, गाजा का भविष्य का शासन, ये इतने बढ़ जाएंगे कि ये फिर से एक बड़े और व्यापक संघर्ष का रूप ले लेंगे। रास्ता बहुत अनिश्चित है। वाकई ये एक बेहद जटिल और अस्थिर स्थिति है जिसके कई पहलू हैं। जी। और ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है, शायद श्रोताओं के मनन के लिए। हाँ। हम देख रहे हैं कि कैसे बाहरी ताकतें अमेरिका से लेकर ईरान और तुर्की तक इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं, अपने हित साध रही हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्थायी शांति और स्थिरता बाहरी हस्तक्षेप से ज्यादा संभव है, या फिर इसका समाधान अनिवार्य रूप से उन्हीं स्थानीय लोगों और नेताओं के हाथों में है जिनका जीवन इससे सीधे तौर पर प्रभावित होता है। हाँ, मतलब क्या बाहरी मदद समाधान का हिस्सा है या समस्या का? इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। ये समाचार सार स्टाइलो न्यूज द्वारा कई पारंपरिक समाचार स्रोतों और X पूर्व में ट्विटर सहित सोशल मीडिया से AI का उपयोग करके तैयार किया गया था। जी, यदि वैश्विक घटनाओं पर इसी तरह के गहन AI संचालित विश्लेषण में रुचि है तो www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लेने पर विचार किया जा सकता है। हाँ, वहाँ अपनी रुचि के विषयों पर मांग के अनुसार समाचार विश्लेषण प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट और विश्लेषण के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें।